हेलो बेटा, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे सेकंड टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस, दैट इज़ रेस्पिरेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था न्यूट्रिशन। बेटा रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन वो लाइफ प्रोसेस है जिसमें जो भी फूड हमने एनगल्फ किया है हम उससे एनर्जी रिलीज कराते हैं प्लस ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग क्या होता है? Breathing is simply the exchange of gases, means intake of O2 from the environment and release of CO2 in the environment. क्लियर है बेटा? इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। क्यों बायो? क्योंकि लिविंग सिस्टम के इनसाइड ही अकर कर रहा है, और केमिकल क्यों? क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस कर रही हैं। रेस्पिरेशन जो होता है बेटा basically constituted of two sub processes, breathing and oxidation of food. Oxidation of food का मतलब क्या है बेटा? Release of energy from the ingested food. अब हम पढ़ते हैं बेटा कौन कौन से डिफरेंट पाथवेज हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स में जिसमें फूड के थ्रू ऑक्सीडेशन होके एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मेजॉरिटी ऑफ फूड जो हम इंटेक करते हैं उसका जो मेजॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है दैट इज कार्बोहाइड्रेट और यू कैन से ग्लूकोज। ये ग्लूकोज बेटा हमारे साइटोप्लाज्म में ही ब्रेक हो जाता है इनटू पायरुविक एसिड एंड रिलीज करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी जो होती है जो हमारे साइटोप्लाज्म में रिलीज हुई है, इसके बाद फर्दर ये और डिफरेंट इंडिविजुअल्स में ब्रेकडाउन अंडरगो करती हैं। ब्रेकडाउन में क्या आता है बेटा? सबसे पहले अगर हम बात करें यीस्ट की, तो यीस्ट के अंदर पायरुविक एसिड जो है वो ब्रेक हो जाता है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 एंड एनर्जी में। जो इथेनॉल प्लस CO2 हैं दे आर द एसेसरी प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट क्या है? एनर्जी। क्योंकि हमने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होकर एनर्जी रिलीज कराना है, तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज एनर्जी। बाकी जो दो हैं वो साइड प्रोडक्ट हैं, आप कह सकते हो एसेसरी प्रोडक्ट्स है। फिर हम बात करते हैं बेटा ह्यूमन बींग्स की। ह्यूमन बींग की मसल सेल्स में अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाए, जैसे मान लो आप बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, फियर फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में हो, उस दौरान जब आपकी मसल सेल्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो जो पायरुविक एसिड है या पायरवेट भी इसको आप बोल सकते हो, ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में। बेटा यहाँ से एक 1 मार्क का क्वेश्चन अराइज होता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन ये होता है कि आफ्टर हैवी एक्सरसाइज यू फील क्रम्स, व्हाई? विच सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? तो क्या रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा इसके लिए? लैक्टिक एसिड डिपोजिशन इन द मसल्स ड्यू टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन द मसल्स। मसल्स में ऑक्सीजन की एब्सेंस में होने वाली रेस्पिरेशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है, जिसके अकर होने की वजह से लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है मसल्स में जो पेन या क्रैम्प कॉज करता है, क्रैम्प्स कॉज करता है। ठीक है बेटा, इसी के साथ जो नेक्स्ट डिवीजन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं क्योंकि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में टेक्स प्लेस कर रही है, जिसमें CO2 रिलीज होता है, वाटर और लॉट्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रेस्पिरेशन के टाइप्स। तो बेटा अगर हम रेस्पिरेशन के टाइप्स की बात करते हैं तो ये दो तरह के हमने अभी जस्ट पीछे पढ़ा, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक कौन सा होता है बेटा? वो मोड ऑफ रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टेक्स प्लेस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसकी अकरेंस की साइट होती है, एंड प्रोडक्ट CO2 और वाटर बनते हैं, और मैंने पीछे ही बोला था लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और एग्जैक्ट अमाउंट क्या है बेटा? 38 ATP। ATP बेटा एनर्जी करेंसी होती है हमारी बॉडी की, जिसकी फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगर हम बात करें एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है बच्चे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, जिसे हमने पीछे यीस्ट में अकर हुआ था फर्मेंटेशन बोला था। फर्मेंटेशन इज अनदर नेम फॉर एनएरोबिक रेस्पिरेशन। साइटोप्लाज्म में ही होती है, एंड प्रोडक्ट या तो अल्कोहल बनता है या लैक्टिक एसिड बनता है। जब हमने मसल्स में पढ़ा था लैक्टिक एसिड तो वहाँ भी हमने टर्म यूज़ की थी एनारोबिक रेस्पिरेशन, और इसमें कम अमाउंट में एनर्जी बनती है।
2 ATP ही प्रोड्यूस होते हैं, जबकि एरोबिक में 38 ATP प्रोड्यूस हुए थे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कि व्हाट इज द पाथवे फॉर रेस्पिरेशन, कि जब आप रेस्पिरेशन करते हो, रेस्पायर करते हो, तो एयर किस किस पाथवे से होते हुए आपके लंग्स एल्वियोलाइज तक पहुंचती है ऑक्सीजन को लेके, और वापस किस पाथवे से रिटर्न होती है CO2 को कैरी करके। अगर हम पाथवे की बात करें बेटा, तो सबसे पहले एयर कहाँ एंटर करती है आपके नोज में। नोज के 2 डिविजन्स है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल और इंटरनल नॉस्ट्रिल, या आप उसको जनरल नॉस्ट्रिल भी कह सकते हो। तो नोज के नॉस्ट्रिल से ये नेजल पैसेज से होती हुई आपकी नेजल कैविटी तक पहुंचती है। बेटा आपकी नेजल कैविटी में फाइन हेयर होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। उनका फंक्शन क्या है? उनका फंक्शन ये होता है बेटा कि जब आप इनहेल करते हो एयर को, तो उसमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। तो ये नेजल हेयर उनको अपने साथ स्टिक कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ म्यूकस होता है, और फिल्टर्ड एयर को अंदर भेजते हैं ताकि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ना हो। तो उनका फंक्शन क्या हो गया? टू फिल्टर द एयर एंटरिंग इनटू आवर नोज थ्रू द नोस्ट्रिल। फिर वहाँ से फिल्टर्ड एयर आपके फेरिंग्स के पास जाती है, फेरिंग्स उसको फर्दर लैरिंग्स पे ट्रांसपोर्ट करता है, लैरिंग्स उसे ट्रैकिया को पास करता है, ट्रैकिया ब्रोंकाई को देती है, ब्रोंकाई लंग्स को, लंग्स ब्रोंकियोल्स को, जो कि ब्रोंकाई के ही फर्दर सब डिविजन्स हैं, और वहाँ से एल्वियोलाई को या एल्वियोलर सेक को। एल्वियोलाई जो है वो लास्ट टर्मिनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, वहाँ से फिर ब्लड कैपिलरीज उसको डिफ्यूज़ करके सेल्यूलर रेस्पिरेशन कराती हैं। तो बेटा ये पाथवे है आपका, जहाँ से होके एयर पास करती है और आपके लंग्स तक पहुँचती है। डायग्राम एल्वियोलाई का भी और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी, दोनों ही है स्क्रीन पे, NCERT की बुक में भी है बेटा, और ये इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन कैसे आता है बोर्ड में? या तो पाथवे पूछ लेंगे, डायग्राम बना हुआ होगा, ABCD लिखा होगा, आपको वहाँ लेबल करना होगा कि ये ABCD क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या कंप्लीट डायग्राम बनाना भी आ सकता है। तो आप डायग्राम ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हमने पढ़ा रेस्पिरेशन जो होता है वो बेटा ब्रीदिंग प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से मिलके बना है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हम ऊपर पढ़ चुके हैं, 3 पाथवे, किस किस में? यीस्ट में पढ़ा, ह्यूमन मसल सेल में पढ़ा, और नॉर्मल ह्यूमन सेल में, माइटोकॉन्ड्रियल सेल में पढ़ा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड तो हमने पढ़ लिया, हाफ पोर्शन हम पढ़ चुके। आधा हाफ क्या है? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इनटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2। ब्रीदिंग बेटा फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इनहेलेशन जिसे हम इंस्पिरेशन भी कहते हैं, और एक्सहेलेशन जिसे हम एक्सपीरेशन भी कहते हैं। इनहेल करना मतलब फ्रेश एयर को अपने नोस्ट्रिल की हेल्प से अपनी बॉडी में लेना, जहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होके आपके लंग्स तक जाएगी, लंग्स में जाने के बाद गैसियस एक्सचेंज होगा, और एक्सहेलेशन में वो सेम पाथवे से रिवर्स ऑर्डर में आपके नोस्ट्रिल के थ्रू ही एनवायरनमेंट में CO2 को रिलीज कर देगी। अब हम डिटेल में 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं एक्सहेलेशन। बेटा इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, जो स्टेप मैं बोलूँ आप परफॉर्म करके देखते जाइए साइड बाय साइड, आपको लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको खुद से लर्न हो जाएगा। इंस्पिरेशन में आप क्या करेंगे बच्चे? फोर्सफुल इंस्पिरेट कीजिए, ज़बरदस्ती सांस खींच के लीजिए। क्या फील हो रहा है आपको? आपको ऐसा फील होगा कि आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो ऊपर की तरफ जा रही है, रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, डायफ्राम आपकी एकदम फ्लैट हो जाएगी, लंग्स के अंदर वॉल्यूम बढ़ने लगेगी, और मैक्सिमम एयर आपके लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगी। अब सेम काम कीजिए, सांस छोड़िए। जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो आपकी थोरेसिक कैविटी है, चेस्ट कैविटी है, वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, नॉर्मल पोजीशन की तरफ बढ़ रही है, जैसे पहले थी, रेस्पिरेशन से पहले थी, इंस्पिरेशन से पहले थी। रिब्स वापस नीचे को जा रहे हैं। अब डायफ्राम जो है वो डूम शेप्ड हो जाएगा, डूम शेप्ड हो जाएगा तो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगी, और एयर जो है वो लंग से वापस जाएगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाएगा, और वो वापस जाएगी तो मतलब एक्सहेलेशन या एक्सपीरेशन हो जाएगा। तो बेटा इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेसेस हैं। डायग्राम आपकी स्क्रीन पे है जो शो कर रहा है कि किस किस तरह से एयर एंटर होती है, कैसे वो चेस्ट कैविटी को एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट कराती है, रिब्स में या डायफ्राम में क्या क्या चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर में क्या चेंज होता है, और एयर कैसे पास आउट होती है।
वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम टॉपिक ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बेटा इन्हेलेशन में क्या करते हैं हम, जब सांस लेते हैं तो चेस्ट कैविटी ऊपर की तरफ जाती है, रिब्स ऊपर जाती है, डायफ्राम फ्लैट हो जाती है, लंग्स में वॉल्यूम बढ़ जाता है जिसकी वजह से मैक्सिमम एयर लंग्स में एंटर करती है। फिर गैसियस एक्सचेंज होगा कहाँ पे, ब्लड कैपिलरीज में, कहाँ है, जो आपके लंग्स की एल्वियोलाई के पास है, जिसे एल्वियोलर सैक भी कहते हैं। एक्सचेंज होने के बाद एल्वियोलाई में क्या होगा, अब O2 का प्रेशर कम और जो टिश्यू से सेल से CO2 आया उसका प्रेशर ज़्यादा, तो रिवर्स पाथवे फॉलो करेगा। थोरेसिक कैविटी जो पहले एक्सपेंड हुई थी अब कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिब्स जो ऊपर गई थी वो वापस नीचे आएगी, डायफ्राम जो फ्लैट हो गया था वो डूम शेप का हो जाएगा, लंग्स में जो वॉल्यूम बढ़ गई थी वो अब घट जाएगी और मैक्सिमम एयर जो है वो लंग्स से एग्जिट आउट हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। अब जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हमने पढ़ा बेटा, इसी को एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में रिकैप्चुलेट करते हैं, जिसे हम फ्लो चार्ट की हेल्प से शो भी कर रहे हैं स्क्रीन पे। है क्या बेटा, एयर जो है रिच इन O2, कहाँ से आई है ये एयर जो रिच इन O2 है, एनवायरनमेंट से, नोस्ट्रिल से होते हुए फर्दर पाथवे को फॉलो करके नेजल पैसेज से होते हुए फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकाई, इन सब से गुजरते हुए कहाँ पहुँची है फाइनली, एल्वियोलाई के पास। एल्वियोलाई प्लूरल होता है बेटा, उसी का सिंगुलर है एल्वियोलस, आप चाहे तो एल्वियोलाई भी लिख सकते हैं या एल्वियोलर सैक लिख सकते हैं बच्चे। तो एयर जिसमें क्या है, बहुत सारा ऑक्सीजन, क्योंकि वो बाहर एनवायरनमेंट से आई है, वो कहाँ जाती है आपके ब्लड में, ब्लड वेसल्स के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू, और वहाँ जाके वो आपके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है और क्या बना लेती है, HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में वो रिलीज करती है ऑक्सीजन को टिश्यूज़ में, जहाँ से वो सेल्स के पास पहुँचता है ताकि वहाँ जाके ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होकर एनर्जी रिलीज हो सके। सेम पाथवे CO2 के लिए भी पढ़ते हैं बेटा। CO2 कहाँ से आया है, एल्वियोलाई में अलग अलग टिश्यूज से होते हुए, किसके थ्रू आया है ये, इसको भी ब्लड कैपिलरीज ही लाई हैं। अब ये CO2 जो है वो कहाँ रिलीज हुआ, आपके ब्लड में, वहाँ से डिजोल्व CO2 फिर से किसके साथ बाइंड करेगी, आपके एल्वियोलर सैक के साथ, और वहाँ से वापस कहाँ निकलेगी, नोस्ट्रिल से। सेम पाथवे फॉलो करेगी बट रिवर्स ऑर्डर में फॉलो करेगी बच्चे। एक यहाँ से बेटा बोर्ड में एक 1 मार्क का क्वेश्चन अराइज होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में या मोड्स में ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करते हैं, गिव सम एग्जाम्पल। तो मैंने तीनों एग्जाम्पल शो किए हैं बेटा यहाँ पे। पहला एग्जाम्पल है बच्चे कि टेरिशियल ऑर्गेनिजम्स कैसे रेस्पायर करते हैं, उनको कहाँ से ऑक्सीजन मिलता है। तो जो टेरिशियल ऑर्गेनिजम्स है, जो लैंड पे रहने वाले हैं, वो एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के फॉर्म में यूज़ करते हैं। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, जो पानी में रहते हैं, वो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन जो होता है वो काफ़ी सिंपल होता है, ह्यूमन बीइंग या अदर एनिमल्स के कंपैरिजन में। वो सिंपली स्टोमेटा से, लेंटिसेल से या लीफ के सरफेस से गैसियस एक्सचेंज करते हैं बच्चे। क्योंकि प्लांट जो है एनिमल के कंपैरिजन में उनका बॉडी डिज़ाइन सिंपल होता है, तो उनके पास कोई बहुत वेल एस्टेब्लिश सिस्टम नहीं होता, जबकि ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी डिज़ाइन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। और उस कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन के साथ साथ ह्यूमन बीइंग की कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई की नीड होती है। और इसी वजह से बेटा ह्यूमन बीइंग्स के पास एक वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। क्लियर है बच्चे? यहाँ पे आके बेटा आपका रेस्पिरेशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, तब तक आप रेस्पिरेशन को रिवाइज कीजिए। थैंक यू।